हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स ओके। प्लीज कंफर्म दैट योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन हमारा कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, और ये रिलेट करता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, जो चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल ए का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Every business transaction is recorded in the books of account at cost price irrespective of market price. So business has different transactions. जब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, एंटर करना है इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसको किस प्राइस के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर इसको एंटर करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस irrespective of its market price. सो अगर मार्केट प्राइस लेट अस से 4000 है, लेकिन उसके लिए हमने कॉस्ट पे की लेट अस से 3689, तो दिस प्राइस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दिस इज द प्राइस विच हैज बीन पेड बाय द बिजनेस। तो जो कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्या सुजेस्ट करता है? सो वी विल नॉट टेक दिस वैल्यू, मार्केट वैल्यू हम नहीं लेंगे। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में ओनली द कॉस्ट प्राइस विल बी रिकॉर्डेड। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट को, जो कॉस्ट इनकर किया गया। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, तो देयर कुड बी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, देयर कुड बी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो हमने रिकॉर्ड ये ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, हमने रिकॉर्ड करनी है ये ट्रांजैक्शंस। एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना है। For example, machinery is recorded in the books by the amount paid to the supplier plus expenses of bringing and installing the machinery which are necessary to put in working order. तो अगर हमने मशीनरी की वैल्यू को लेना है, सो मशीनरी की वैल्यू में एक नहीं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट, इसकी जो कॉस्ट हमने सप्लायर को पे की, सो जो अमाउंट सप्लायर को पे किया। सेकेंडली, जो अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन में हमने इनकर किया उसको लेके आने के लिए। एंड थर्डली, उसको इंस्टॉल करने में जो भी अमाउंट हमने इनकर किया। तो ये सारे के सारे हमारी कॉस्ट है और ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट है। तो इसीलिए इन सभी के एग्रीगेट को हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कहाँ होते हैं? कौन सी वो सर्कमस्टांसेस हैं जब हमने इसको अप्लाई करना है? फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट एट कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। तो एसेट्स दो तरह से हम देख सकते हैं। सो एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स करंट एसेट्स। अगर ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो इनको जो हमने बुक्स में दिखाना है, तो इट विल बी शोन एट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो दिस मीन हम इसी रूल को फॉलो करेंगे।
सो कॉस्ट प्राइस, या जैसे हमने मशीनरी के एग्जांपल निकाली है तो कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर इसको दिखाएंगे एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। सो हो सकता है आज हमने परचेज किया हो मशीनरी और आफ्टर 6 मंथ्स उस मशीनरी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है, लेकिन हमारी बुक्स में कॉस्ट ऑफ परचेज को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अगर मशीनरी की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है फॉर एनी रीजन, तो हम स्टिल उसको कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। सो हर एक ट्रांजैक्शन को हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू मीन्स अगर फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज करना एक्सपेक्टेड है या फ्यूचर में वैल्यू एक्सीड कर गई हो, इंक्रीज कर गई हो ड्यू टू इन्फ्लेशन एटसेट्रा, तो भी उसको कॉस्ट प्राइस यानी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू उसी के ऊपर उसको दिखाएंगे। अनरियलाइज्ड गेन्स, उनको हमने इग्नोर करना है। सो अगर कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ प्रॉफिट्स होने वाला है, हमें सम प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है और अब हम मशीनरी को सेल करना चाहते हैं। जब तक हम मशीनरी को सेल नहीं करते मीन्स उसके जो गेन्स है जब तक रियलाइज नहीं होते, तो जो एक्सपेक्टेड गेन है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एन आइटम विच हैज़ नो कॉस्ट इज नॉट टेकन इन द बुक्स। अगर कोई आइटम हमें अवेलेबल हुई, हमने रिसीव की इन द बिजनेस, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की, तो उसको हम बुक्स में नहीं लेंगे। तो अगर कोई एसेट हमें रिसीव होते हैं ऑन डोनेशन बेसिस, तो उनको हम बुक्स में नहीं लेंगे, बैलेंस शीट का पार्ट वो नहीं बनेगा। नो एसेट्स क्या क्या, या एसेट्स हम किन को कहते हैं? जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में एसेट हम किसको कहेंगे? तो एसेट्स हम कहते हैं रिसोर्सेज को, विच बिजनेस ओन्स, तो वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है, सो जिनका ओनरशिप राइट्स बिजनेस के पास हैं, तो उनको हम कहते हैं एसेट्स। सो एसेट्स की एग्जांपल है बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्रॉपर्टी राइट्स एटसेट्रा, तो ये एसेट्स हैं। मनी वैल्यू दैट आर असाइंड टू एसेट आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इन एसेट्स की जो मनी वैल्यू है, लैंड की मनी वैल्यू है, बिल्डिंग की मनी वैल्यू है, मशीनरी की मनी वैल्यू है, तो ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं? तो ये हम डिराइव करते हैं कॉस्ट से। सो कॉस्ट जो हमने पे की और उसके लिए जो एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मनी वैल्यू जो हम एसेट को असाइन करते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम करते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स that an asset is worth price paid for or the cost incurred to acquire it. So cost concept हमें क्या suggest करता है? एक एसेट की वैल्यू उतनी ही है जितनी प्राइस हमने उसके लिए पे की या जितनी कॉस्ट हमने उसके ऊपर इनकर की टू परचेज इट। Hence assets are recorded at their original purchase price. इसीलिए एसेट का जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो ओरिजिनल परचेज प्राइस के ऊपर करेंगे, जैसे हमने मशीनरी का कॉस्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन किया था। एंड दिस कॉस्ट इज बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कॉस्ट जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जितनी अकाउंटिंग होगी उसी के बेसिस को हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मशीनरी परचेज की, लेट अस से 2 लाख रुपीस उसकी कॉस्ट है, तो 2 लाख के बेसिस के ऊपर हम उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे और 2 लाख के बेसिस के ऊपर हम उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू या करंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
उसी बेसिस के ऊपर कल को अगर हम उस मशीनरी को सेल कर देते हैं तो उस सेल के बेसिस के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी हमारी जितनी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी, चाहे वो डेप्रिसिएशन की है, चाहे वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू की है, चाहे सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस इनकर करने की है, तो वो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में रेफर करेंगे। Assets shown on financial statement do not necessarily indicate their present market value. This is another important point. तो जो वैल्यू हम एसेट की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं कि वही उनकी मार्केट वैल्यू हो, वही उनकी प्रेजेंट वैल्यू हो। तो प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नो फॉर एग्जाम्पल, लैंड हमने परचेज किया फॉर ₹40 लाख 10 years बिफोर। आज इसकी वैल्यू लेटर से इट इज 70 लाख। तो ये जो हमने वैल्यू रिकॉर्ड की है बुक्स के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू कुड बी डिफरेंट। तो मार्केट वैल्यू मीन्स प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। द टर्म बुक वैल्यू इज यूज्ड फॉर द अमाउंट शोन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जो बुक वैल्यू है इसी को हम कहते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी, वो एसेट जिनका डेप्रिशिएशन जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहें या हम उसको बुक वैल्यू कहें, तो दिस इज द वैल्यू जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। इन केस ऑफ सर्टन एसेट्स अकाउंटिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में बी सिमिलर। कुछ ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिनमें अकाउंटिंग वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक जैसी हो सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैश। सो कैश इन हैंड वो वैल्यू और उसकी जो मार्केट वैल्यू है कैश की, सो दे रिमेन सेम। तो ये एज एन एक्सेप्शन हो गया। बट इन जनरल the longer an asset has been owned by the company, lesser are the chances that accounting value will be equal to the market value. तो जितना लंबी हो जाती है किसी भी एसेट का जो पीरियड है, तो चांसेस यही है कि उसकी वैल्यू अकाउंटिंग वैल्यू लेसर होगी और उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। कम चांसेस हैं कि वो दोनों बराबर हों। The cost concept does not mean that all assets remain on accounting records at their original cost for all the times to come. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये भी सुजेस्ट नहीं करता है कि सारे के सारे एसेट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑल द टाइम्स टू कम रहें। उनकी वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन भी कर लेते हैं समटाइम्स। तो जैसे लैंड की वैल्यू अगर हमने 40 लाख में परचेज की, तो उसको सब्सिक्वेंट पीरियड में हम जाके 70 लाख भी कर लेते हैं फॉर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये नहीं सुजेस्ट करता है कि सभी एसेट्स अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रहेगी वैल्यू वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही बनी रहेगी। नो इसी के साथ रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। सो व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन? So depreciation is the cost of the asset that has a long but limited life is systematically reduced by a process called depreciation. तो कोई भी एसेट फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, तो इसकी लाइफ लेटर से 10 years है, तो ये एक लॉन्ग लाइफ है। तो इसकी जो वैल्यू है ओवर दीज 10 years इसको रिड्यूस होना है हर साल में। सो जितनी वैल्यू पर ईयर रिड्यूस हो रही होगी, तो उस रिडक्शन पार्ट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट हैज ए लॉन्ग बट लिमिटेड लाइफ एंड दिस लाइफ इज सिस्टेमेटिकली रिड्यूस्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एसेट की बुक वैल्यू है वो रिड्यूस होती है ओवर द टाइम पीरियड। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉस्ट ऑफ एसेट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड
हम उसको ग्रेजुअली कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं उसको, तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ करना। सो बाय एलोकेटिंग ए पार्ट ऑफ इट टू द एक्सपेंस इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। सो अगर ये 10 साल की लाइफ वाला एसेट है और 10 लाख इसकी वैल्यू है, तो हम इसको 10 साल के ऊपर डिवाइड करके 1 लाख रुपीज डेप्रिशिएशन का अमाउंट रखेंगे। मीन्स इसकी वैल्यू बुक्स में हम हर साल बाई ₹1 लाख रिड्यूस करते रहेंगे और इसको एक एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। एंड दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो ये कैश एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा। सो दिस हैज इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रॉफिट फॉर ईच पीरियड। तो जब हम इसको एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, इस डेप्रिशिएशन अमाउंट को, इस 1 लाख को हम एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे जो हमारा प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ईयर का या सभी सालों में जितना जितना हम रिड्यूस करेंगे, तो दैट प्रॉफिट विल कम डाउन। In charging depreciation, the intention is not to charge depreciation equal to fall in the market value of the asset। तो जब भी हम depreciation चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि उतनी ही depreciation चार्ज करें जितनी मार्केट वैल्यू में फॉल आया है। तो लेट अस से इस 10 लाख का मार्केट वैल्यू में फॉल 50,000 आया है पहले साल के अंदर, हम 50,000 डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम डेप्रिशिएशन उतनी ही चार्ज करेंगे तो जितनी हमने डिसाइड की है टू बी डिडक्टेड, टू बी रिड्यूस्ड। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेप्रिशिएशन एंड चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इन दो बातों में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जो हमने डेप्रिशिएशन चार्ज की है और जो चेंज हुई है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, वो दोनों बराबर हों। The purpose of depreciation to is allocate the cost of the asset over its useful life and not to adjust cost to bring it closer to the market value। So depreciation charge करने का जो पर्पस है वो क्या है? वो पर्पस है कि जो उसकी कॉस्ट है, लेट अस से 10 लाख की कॉस्ट है और उसको हम 10 पार्ट्स में एलोकेट कर देंगे डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो ये उसका पर्पस है, उसका एलोकेशन हम कर रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लाइफ। और इसमें ये हमारा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको एडजस्ट करेंगे कॉस्ट को मार्केट वैल्यू के बराबर लाने के लिए, तो दैट विल नॉट बी डन। Sometimes assets are shown at cost even when there are wide differences between their cost and market value। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एसेट को हम बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज इन द मार्केट वी फाइंड कि उसकी वैल्यू ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यानी एक बड़ा सिंपल फंडा है, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और इनको इंडिपेंडेंट ही रखना है हमने। द मेन आर्ग्यूमेंट इज दैट कॉस्ट कंसेप्ट मीट्स ऑल 3 बेसिक क्राइटेरिया। तो जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का, ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है अकाउंटिंग के और तीनों को ये मीट करता है। तो ये 3 क्राइटेरिया कौन है? वन इज इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट, सेकंड इट इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एंड तीसरा इट इज फिजिबल ऑल्सो। तो इसमें तीनों ही बेसिक क्राइटेरिया मीट होते हैं। तो आई होप कॉस्ट कॉन्सेप्ट अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव बीन एबल टू लर्न। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट हाउ आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर?
मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। तो इनको किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? यस, द वैल्यू एट विच दिस विल बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस के ऊपर इनको रिकॉर्ड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉस्ट कंसेप्ट? तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू बनता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के? फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एसेट, unrealized gains are considered in the books of account, items with no cost are included in the books। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो ट्रू स्टेटमेंट है इन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट? सो विच स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी करेक्ट? सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। यस, कम ऑन। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो है डी, लेकिन आंसर डी जो है इट इज नॉट करेक्ट। तो आंसर डी कहता है आइटम विथ नो कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द बुक्स, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? आंसर यही है जो हमने यहाँ पे दिया है, आइटम विद नो कॉस्ट आर नॉट टेकन इन द बुक्स। तो यानी इनमें से तो हमारा कोई भी आंसर नहीं है। तो इनमें से तो आंसर हमारा बनता है नन। और एक्चुअल आंसर क्या बनेगा? आइटम्स विद नो कॉस्ट, जिस आइटम की कोई कॉस्ट नहीं है, जिस एसेट की बिजनेस में हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की, सो दैट विल नॉट बी टेकन इन द बुक्स। व्हाट आर एसेट्स इन अकाउंटिंग? तो हम अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, expenses incurred by the business, resources owned by the business या revenue generated by the business। तो हमने डिफाइन करना है एसेट को, कौन सी स्टेटमेंट इनमें एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट हमें लगती है इट इज अ करेक्ट वन? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है, और ये रिसोर्सेज कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, इन फॉर्म्स में हो सकते हैं। हाउ आर एसेट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसेट को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो ये रिपीट क्वेश्चन बन गया, एट मार्केट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू, एट ओरिजिनल परचेज प्राइस, एट देयर फ्यूचर वैल्यू। लेकिन रिपीट हुआ है थोड़े डिफरेंट वे के अंदर। तो इनमें से आइडेंटिफाई करिए कौन सा हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? तो आंसर इज एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जो उनकी ओरिजिनल परचेज प्राइस है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं या उसका रिकॉर्डेड वर्जन वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि हम इसमें सिलेबस का बहुत थोड़ा पार्ट कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट्स। लेकिन फिर भी ये क्लास बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है। अगर आपको पास करना है, टू पास द एग्जाम यू मस्ट कवर फुल सिलेबस। और उसके लिए अगर आप IIBF की बुक को यूज़ कर रहे हैं और वो बुक को आप बहुत फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि क्या करें, क्या उसके अंदर छोड़ें, तो फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या बनती है? तो बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए बनती है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। और इन वीडियो लेसन्स के साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए हमारा अलग से क्वेश्चन बैंक भी आपको अवेलेबल है।
and all this is available in our app. तो प्रॉपर प्रिपरेशन करें, हमारे वीडियो लेसन्स और हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज करें और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म्स आर यूज्ड फॉर अमाउंट शोन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एसेट्स? सो किस टर्म को हम यूज करते हैं उस अमाउंट को दिखाने के लिए जो अमाउंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं? So it is called market value, it is called book value, it is called present value, it is called future value. तो कौन सी वो टर्म है जिसके ऊपर हम इसको दिखाते हैं या उसको क्या कहते हैं हम? So this is called book value. और डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर हम उसको समटाइम डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी कह देते हैं, समटाइम उसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह देते हैं। Which of the following is true regarding accounting values and market values of the asset? तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपको बताना होगा अकाउंटिंग वैल्यूज को लेकर के, मार्केट वैल्यूज को लेकर के क्या उसके अंदर ट्रू है। दे आर ऑलवेज सेम, दे आर अनरिलेटेड, दे आर इक्वल फॉर ऑल एसेट्स, दे आर मोर लाइकली टू बी सिमिलर फॉर रिसेंटली अक्वायर्ड एसेट्स। तो इनमें से कौन सी है वह हमें लगता है स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, so which option is the correct option? तो आंसर हियर इज दे आर मोर लाइकली टू बी सिमिलर फॉर रिसेंटली अक्वायर्ड एसेट्स। जो एसेट रिसेंटली परचेज किए हैं, जैसे कोई एसेट 10 दिन पहले परचेज किया है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, अकाउंटिंग वैल्यू और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो एक जैसी रहे। लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दे आर अनरिलेटेड, तो उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बनता। लेकिन इसको अब हम ब्रॉडली देखें तो ये भी बनता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो किसी ना किसी समय के ऊपर मार्केट वैल्यू रही होगी, तभी हमने उस कॉस्ट को पे किया है। इसीलिए जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है वो यही रहेगा, दे आर मोर लाइकली टू बी सिमिलर फॉर रिसेंटली अक्वायर्ड एसेट्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का पर्पज क्या है? टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू देयर मार्केट वैल्यू, to allocate cost of an asset over its useful life, to increase profit of each accounting period, to charge depreciation equal to fall in market value of the asset. तो पर्पस क्या है इनका? So what is the purpose? Read all options carefully and then try to answer. So इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है? तो आंसर हमारा करेक्ट बनेगा बी, टू एलोकेट कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो मैंने आपको बताया था मशीनरी की वैल्यू अगर 10 लाख है तो 10 लाख को हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर नंबर ऑफ ईयर्स अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ। अगर 5 साल का है उसका लाइफ तो 2-2 लाख रुपए हम इसको एलोकेट कर देंगे डिफरेंट ईयर्स को। How does depreciation affect profit of each period? Depreciation profit को कैसे इफेक्ट करती है हर पीरियड के लिए? It increases the profit, it has no effect on profit, it reduces the profit, या it adjusted the profit according to market value of the asset. So देखिए इसमें appropriate आंसर कौन सा बनता है? So which of these is the appropriate answer? So appropriate answer बनता है it reduces the profit। तो जब हम depreciation चार्ज करेंगे, depreciation becomes expenditure और depreciation नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर भी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो ये हमारा बन गया आंसर। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको सूटेबली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। हम उसको रीड करेंगे और आपको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशंस मिस कर रहे होंगे। तो नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलें तो आप सब्सक्राइब करें और वो भी बेल आइकन के साथ। आज का सेशन आपको कैसा लगा तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स।